So welcome to the class of electrical machine 2. So last lecture we have discussed the speed control of three-phase induction motor. So now I will discuss the last topic, I think, induction generator. इंडक्शन जनरेटर हमने डिस्कस किया बेसिक, जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो बेसिक हमने डिस्कस किया कि इंडक्शन जनरेटर सेम मशीन इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करेगी इफ जो हमारी स्लिप है वो क्या हो, स्लिप हमारी नेगेटिव हो। तो स्लिप नेगेटिव कैसे हो सकती है? स्लिप की हमारी डेफिनेशन थी ns माइनस एनआर बाई ns, ठीक है। तो एनआर मतलब रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड अगर हमारी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए तो स्लिप हमारी नेगेटिव हो जाएगी एंड द मशीन विल बी एक्ट एज अ इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से उसी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से ही स्टार्ट करते हैं इंडक्शन जनरेटर के लिए। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, हमने पहले भी देखा था। तो स्लिप जहां हमारा नेगेटिव हो जा रहा है तो ये पोर्शन जो है आपका, ये इंडक्शन जनरेटर का पोर्शन है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले आपकी मशीन सेम मशीन इंडक्शन मोटर की तरह ही स्टार्ट होगी एंड इट विल टेक अ लैगिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्राइम मूवर से एक एडिशनल स्पीड देंगे, तो उस सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा, वो भी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटर मूव कर रहा था, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी स्लिप हो जाएगी वहां पे नेगेटिव एंड द इंडक्शन मशीन विल बी ऑपरेट एज एन इंडक्शन जनरेटर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ जनरेटिंग टॉर्क। The generating torque is opposite to the rotation of rotor. So under this circumstance, slip is negative. पता है, the induction generator delivers electrical energy to the supply mains. अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट के टर्म में बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपने देखा होगा कि हमने बनाया था लास्ट में एक जो एलिमेंट था रेजिस्टिव, वो ये था R2 by S1 minus S। ये हमारा था मैकेनिकल जो पावर डेवलप हो रही थी या मैकेनिकल, उसका एक सर्किट इक्विवेलेंट था। तो इसमें भी अगर आप देखें, स्लिप अगर आपकी नेगेटिव हो गई तो ये पूरा आर मैकेनिकल जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आर मैकेनिकल का नेगेटिव होने का मतलब दिस आर मैकेनिकल इज नॉट absorbing पावर, इट्स नेगेटिव नाउ, so it's delivering power now, so this R mechanical is no more absorbing power। तो ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये हमारी पावर रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई को डिलीवर कर रहा है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा अब एज अ इंडक्शन जनरेटर वर्क करेगा एंड सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सप्लाई मेन्स। द आउटपुट ऑफ इंडक्शन जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, एक तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव स्लिप, जैसे मैग्नीट्यूड, अब सिंक्रोनस स्पीड आप जितना ज्यादा सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड बढ़ाएं अपना प्राइम मूवर से उतना ही, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका आउटपुट ऑफ इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। और आप किस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही करना है, तो ये स्लिप पे हमारा उसका आउटपुट डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, वहां पे जो मैक्सिमा आ रहा है उसको यहाँ पे हम बोलेंगे पुश ओवर टॉर्क, बोलेंगे क्या, पुश ओवर टॉर्क। जैसे मोटर में जो मैक्सिमम टॉर्क था हमको बोलते थे उसको मैक्सिमम टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, स्टॉलिंग टॉर्क, अलग अलग नाम। तो ये जो जनरेटिंग मोड में हमारा जो मैक्सिमा है वो उसको बोलेंगे पुश ओवर टॉर्क, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, इफ द प्राइम मूवर अप्लाइज अ टॉर्क ग्रेटर देन द पुश ओवर टॉर्क द जनरेटर विल बी ओवर स्पीड, ओके। अब एक चीज ये है कि आपको एक टॉपिक भी उसमें लिखा हुआ डबली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। तो ये बेसिकली डबली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर क्या है? इंडक्शन जनरेटर हमारा जो है वो डबली एक्साइटेड ही है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी कैसे होती है, प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई। हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब ये रोटेटिंग ये सप्लाई तो हमारी तब भी रहेगी जब हम अगर प्राइम मूवर से एडिशनल स्पीड दे दिए रोटर को, तब ये सप्लाई तो इंटैक्ट है ही है, उसकी वजह से हमको वर्किंग फ्लक्स मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन रिएक्टिव पावर वहां से मिला है।
So in other words, an induction generator is not self-excited generator. It is necessary to excite the stator with an external polyphase source at all time at rated voltage and frequency, and driven at speed above the synchronous speed set by supply frequency. So since the speed of induction generator is different from synchronous speed, it is known as asynchronous generator. तो बेसिकली हमारा जो सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर है ये डबली एक्साइटेड तो है ही है, ठीक है, क्योंकि हम सप्लाई को ही चाहिए हमें, जो कि जनरेटर में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए भी क्योंकि वर्किंग फ्लक्स चाहिए हमको, ठीक है, हमको वर्किंग फ्लक्स चाहिए जनरेटर काम करने के लिए उसको, ठीक है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर स्टार्टिंग में लेगा और फिर स्लिप नेगेटिव होगी, तो ठीक है। अब एक उसमें आता है आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर। आइसोलेटेड मतलब अब ये डबल एक्साइटेड नहीं होगा। अब हम इसमें इसको जो टर्मिनल है उसको ओपन रख देंगे, लोड बोलेंगे अब तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल को। तो इसमें क्या करेंगे, दिस इंडक्शन कैन जनरेटर इवन विदाउट एन एक्सटर्नल सप्लाई सिस्टम, a three-phase delta connected capacitor bank is connected across the terminal of the machine to provide the necessary excitation। तो यहाँ एक कैपेसिटर बैंक लगाएंगे हम यहाँ पे टर्मिनल पे, वो हमारा एक्साइटेशन के लिए। तो वो कैसे मिलेगा, कैसे वर्किंग होगी, तो होगा क्या कि या तो कुछ रेसिडुअल फ्लक्स हो, पहले तो ये जरूरी है, इसमें एक रेसिडुअल फ्लक्स हो, उसकी वजह से थोड़ा सा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे हमें टर्मिनल पे थोड़ा सा हल्का ईएमएफ इंड्यूस्ड वोल्टेज मिले, उसकी वजह से ये हमारा जो कैपेसिटर बैंक है ये एक्साइट होगा, ठीक है, इस ईएमएफ पर, इस ईएमएफ से, वोल्टेज से। तो फिर ये अपना वो जो लीडिंग करंट होता है डिलीवर वो करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा ये, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा और यहाँ पे फ्लक्स फिर हमारा और स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। लैगिंग रिएक्टिव पावर से फ्लक्स हमारा स्ट्रेंथन तो बनता है, तो यहाँ फ्लक्स और स्ट्रेंथन होगा, ईएमएफ और इंड्यूस्ड होगा, और फिर उससे फिर इधर कैपेसिटर और लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, फिर तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस रहेगा, एड अप होता जाएगा, फाइनली हमें टर्मिनल पे अच्छा खासा वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलेगा। तो या तो रेसिडुअल फ्लक्स इसमें पहले से हमको जरूरी है, और नहीं है तो हम इसको शुरुआत में एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करना पड़ेगा, एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर लें और फिर उसके बाद एक रेसिडुअल फ्लक्स आ जाए, अब उसको आइसोलेट करके इंडक्शन जनरेटर की तरफ वर्क करें, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में हम इसको आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर मतलब आपका सेम मशीन है बस, बट आपको सप्लाई अब कंटिन्यूअस नहीं देनी है, ठीक है, देने की जरूरत नहीं है। एक्साइटेशन के लिए आपको एक कैपेसिटर बैंक यहाँ पे लगाना है, और प्रोसेस कैसा रहेगा कि इसमें एक रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, ताकि जब हम प्राइम मूवर से इसको स्पीड दें स्पीड, तो वो एक फ्लक्स जनरेट हो, रेसिडुअल फ्लक्स, और उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, रेसिडुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उससे एक्साइट होकर कैपेसिटर जो है लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करे और फ्लक्स हमारी स्ट्रेंथन होती रहे और ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस चलता रहे, ठीक है। तो ये है, ये सारी इसमें थ्योरी भी लिखी हुई है, पढ़ लेंगे। तो ये हमारा आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह से वोल्टेज डेवलप होगा इसका, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। एडवांटेज ऑफ इंडक्शन जनरेटर की बात करें, इंडक्शन जनरेटर हैज अ रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, एंड ऑर्डिनरी केज मोटर में भी यूज्ड एज इंडक्शन जनरेटर। तो केज मोटर है तो वैसे भी चीप होगा और रग्ड होगा, और इट हैज स्मॉल साइज पर किलोवाट आउटपुट पावर एज कम्पेयर टू। हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं ज्यादातर जब जनरेटर की बात करेंगे तो, क्योंकि जनरली हमारा सिंक्रोनस जनरेटर ही एज जनरेटर यूज होता है। तो इट डज नॉट हैव टू सिंक्रोनाइज टू द सप्लाई लाइंस एज डज द सिंक्रोनस जनरेटर। जैसा सिंक्रोनस जनरेटर में हमको सप्लाई लाइन से सिंक्रोनाइज करना होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इट रन्स इन पैरेलल विदाउट हंटिंग। स्पीड वेरिएशन ऑफ प्राइम मूवर इज लेस इंपॉर्टेंट। एन इंडक्शन जनरेटर नीड्स लिटिल ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। ये है, हमें कैपेसिटर बैंक चाहिए या कुछ, या फिर इंडक्शन सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर कुछ चाहिए एक्साइटेशन स्टार्टिंग में डेवलप करने के लिए। It has self-protective feature. If short circuit fault occur on its terminal, the excitation fails and machine will stop. तो ये एक अच्छा इसमें सेल्फ प्रोटेक्टिव फीचर है।
कोई भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर होगी अगर हमारे टर्मिनल पे, तो एक्साइटेशन फेल हो जाएगा हमारा और मशीन विल स्टॉप। लिमिटेशंस ऑफ इंडक्शन जनरेटर। लिमिटेशंस तो यही है कि हमको एक एडिशनल ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए टू एस्टेब्लिश द एक्साइटेशन। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर कैन नॉट जनरेट रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। ठीक है, so actually it requires a reactive volt ampere from supply line to furnish its excitation. So since it has no means of stabilizing air gap flux with the stator open circuited, so operation of induction generator requires synchronous machine, whether generator or motor, on the line to supply the induction generator with its needed reactive volt ampere. तो वही हमें एडिशनल कुछ चाहिए इक्विपमेंट इसमें। तो ये हमारा एक लिमिटेशंस इंडक्शन जनरेटर का है मेजर। एप्लीकेशन की बात करें तो इंडक्शन जनरेटर हैज बीन यूज्ड सिंस अर्ली इन द 20th सेंचुरी। स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी के ये यूज में आता था, फिर 1960 और 1970 के अराउंड ये डिसअपियर हो गया। फिर जैसे ही पेट्रोलियम ऑयल के प्राइस इंक्रीज हुए इन 1973, तो इट यूज स्टार्टेड अगेन। तो इंडक्शन जनरेटर बेसिकली हमारा इंडक्शन जनरेटर आर यूज्ड प्रिंसिपली विद अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो हमारे ज्यादातर विंड मिल्स और इन सब के साथ इंडक्शन जनरेटर, सोलर विंड मिल्स, इनके साथ इंडक्शन जनरेटर यूज होता है, और विद द एनर्जी रिकवरी सिस्टम इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंड दे आर ऑफन यूज्ड टू सप्लाई द एडिशनल पावर टू द लोड इन अ रिमोट एरिया दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द वीक ट्रांसमिशन लिंक। तो रिमोट एरिया में जहाँ पे वीक ट्रांसमिशन लिंक नहीं है, ठीक, तो वहां पे हमें एक एडिशनल पावर सप्लाई की तरह हम इंडक्शन जनरेटर कई बार यूज करते हैं। तो जनरली इंडक्शन जनरेटर हमारा ये विंड फॉर्म जो है इन सब में इंटीग्रेशन के लिए हम जनरेटर यूज करते हैं, इनके जो भी जनरेटर हैं। तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें डबली एक्साइटेड का मतलब भी आप समझ गए। इंडक्शन जनरेटर डबली एक्साइटेड कैसे है, तो आपको जब बिल्कुल नॉर्मल वाला आइसोलेटेड ना होके नॉर्मल इंडक्शन जनरेटर की जब बात करते हैं आप, तो इंडक्शन मोटर ही चल रहा था, सप्लाई मिली थी, रोटर मैग्नेटिक फील्ड हुआ था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मोटर स्टार्ट हुआ था, बाद में हमने फिर से प्राइम मूवर लगा के उसकी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कर दी। उससे क्या हुआ, स्लिप नेगेटिव हो गया, तो हमारा पावर जो है रिवर्ट बैक हो गई, वो लोड टू सोर्स सप्लाई करने लगी। ये था। तो डबल एक्साइटेड इसलिए हुआ क्योंकि भाई इनपुट भी दे रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट भी दे रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड में क्या हम इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं दे रहे हैं, वहां हम क्या यूज कर रहे हैं, ये चीजें ध्यान देनी है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आइसोलेटेड में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो भाई उसको एक्साइटेशन कैसे मिले, उसका फ्लक्स कैसे डेवलप हो, तो हम वहां कह रहे हैं कि रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए मशीन में, ताकि वो ईएमएफ इंड्यूस करे स्टार्टिंग में छोटा सा, और फिर जो उसके टर्मिनल पे कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं वो एक्साइट हो जाए और वो जो है लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करे मशीन को, और फिर वो अपना फ्लक्स स्ट्रेंथन करे और आगे फिर ईएमएफ इंड्यूस बढ़ा के भेजेगी और फिर से कैपेसिटर बढ़ा के लैगिंग रिएक्टिव पावर भेजेगा। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ऐड अप होते रहेंगे और फिर फाइनली जो है हमारा वोल्टेज जो है टर्मिनल पे आ जाएगा। ठीक है, और रेसिडुअल फ्लक्स अगर ना हो तो फिर हमें एज ए इंडक्शन मोटर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में रेसिडुअल फ्लक्स आ जाए उसमें, फिर उसको आइसोलेट करके हम चला सकते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि हमें कुछ अगर हम आइसोलेटेड भी यूज कर रहे हैं तो कुछ एडिशनल इक्विपमेंट हमें चाहिए, या तो कैपेसिटर बैंक लगे या तो सिंक्रोनस जनरेटर मोटर कुछ लगे एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए। वो कहीं ना कहीं उसका एक लिमिटेशन भी हो जाता है फिर आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं तो। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट आपका इंडक्शन जनरेटर का रहेगा। ठीक है।